हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में बताया था। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्साइड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स और क्या होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, मेटल ऑक्साइड का क्या क्या एग्जांपल होगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2, SO2, SO3। बच्चों ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। बच्चों ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वह एसिड से वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, वेयर एज द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्स एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। चलो इसको समझाते हैं। जैसे देखो ये CO2 है, अगर हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, H2CO3। इट इज ए कार्बोनिक एसिड। बच्चों चूंकि ये एसिड बनाता है और इसमें से अगर हम कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं जैसे MgO, अगर हम इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये एक बेस है, देयरफॉर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बच्चों एसिड है, देयरफॉर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। देखो बच्चों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा से समझना है तो पिछले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं मेटल और नॉन मेटल पे, दोनों को आप पहले देख लो, फिर इस वीडियो को देखोगे समझ में आएगा। बच्चों कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिसका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। वैसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों ये क्या होता है, बच्चों हम लोग जाने हैं जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर except ZnO and Al2O3। बच्चों ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। These two metal oxides, ये two metal oxide means ZnO, Al2O3 reacts with acid as well as with base, so it is एम्फोटेरिक इन नेचर। बच्चों वह मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, या जो एसिड और बेस दोनों का नेचर शो करे, वैसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब चलो देखिए इसको समझते हैं। ZnO, अगर मैं इसका एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2। बच्चों इस रिएक्शन में हमारा ZnO किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। बच्चों ये एसिड है, therefore it will be base। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों ये सॉल्ट है, वाटर है, ये एसिड है, तो जरूर हमारा ZnO क्या होगा, बेस होगा। बच्चों इस रिएक्शन में देखो ZnO प्लस NaOH, सोडियम डिकेट बनता है Na2 ZnO2 प्लस H2O। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। बच्चों एक सॉल्ट है, वाटर ये हमारा बेस है, तो ZnO यहाँ पर क्या होगा, इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। बच्चों देखो ZnO एसिड की भी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं Al2O3 की बात करूं, Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O, Al2O3 प्लस NaOH, सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस H2O।
बच्चों इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इसको बैलेंस तो कर लोगे बच्चों। यहाँ पर देखो 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 2 लगा लेना, यहाँ 6 लगा लेना, यहाँ 3 लगा लेना, यहाँ भी 2 लगा लेना है, यहाँ भी 2 लगाना है, तो 3 2 5 और 4 और 5 नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। बच्चों यहाँ पर देखो ये हमारा एसिड है, तो यहाँ पर Al2O3 क्या हो जाएगा, बेस होगा। ये हमारा बेस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों केस में Al2O3 बिहेव्स लाइक ए एसिड एज वेल एज बेस, देयरफॉर इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। क्लियर? बच्चों मैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो टर्म है हमारा एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम। जो एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर on the surface of एल्युमिनियम। बच्चों एल्युमिनियम के सरफेस पर थिक ऑक्साइड, मोटी एक ऑक्साइड का लेयर जो चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम। एक्चुअली बच्चों नेचर में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी उसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे वो मेटल कौन है, जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। रूम टेम्परेचर पर इन सारे मेटल्स के सरफेस पर एक ऑक्साइड की पतली लेयर आ जाती है। क्यों आ जाती है? ताकि इसको कोरोजन से वो प्रिवेंट कर सके। ये नेचुरल वे में होता है, ठीक है। जैसे आयरन में कोरोजन होता है तो इससे तो आयरन कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर इन मेटल पे जैसे एल्युमिनियम पर अगर ऑक्साइड की लेयर आएगा, मैग्नीशियम पे आएगा, तो इससे क्या होता है, वो मेटल बचा रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, फर्दर कोरोजन होने से उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ है कमती नहीं है, स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये एनोडाइजिंग कैसे करते हैं। अच्छा, पतली लेयर तो नेचुरली ढंग से डेवलप होता है, लेकिन अगर उस पर मोटी लेयर अगर आपको चढ़ाना है तो इसके लिए तो कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। बच्चों उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। इसमें करते क्या है बच्चों, इसमें एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हम लोग 2 मेटल के रॉड लेते हैं, ये 2 मेटल के रॉड है, और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, बैटरी का, निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा इसको हम लोग कहेंगे कैथोड, ठीक है। अच्छा, एनोड को यहाँ हम एल्युमिनियम लेते हैं, क्योंकि हमको एल्युमिनियम के ऑक्साइड का लेयर डेवलप करना है, और एनोडाइजिंग है यानी एनोड पर हमको क्या रखना है, एल्युमिनियम को रखना है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जब इस बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो इसके अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इस एनोड पर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन गैस का, और वह ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। और इस प्रोसेस में इस एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ये बैटरी करंट सप्लाई करेगा, इस एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, और वह ऑक्सीजन गैस इस एल्युमिनियम से कंबाइन करके आपका क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर जो है सो डेवलप हो जाती है। अच्छा बच्चों, आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम के कंटेनर में खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एल्युमिनियम चूंकि रूम टेम्परेचर पे उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली लेयर डेवलप हो जाती है। जब आप उस बर्तन में खाना बनाएंगे, उसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, वह ऑक्साइड जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो खाने में मिक्स हो जाएगा, जिससे आपका खाना पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम के कंटेनर में, ठीक है, खाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर उस एल्युमिनियम का एनोडाइजिंग हुआ है, उसके ऊपर ऑक्साइड की मोटी लेयर डेवलप कर दी गई, तब वो गर्म होने पर ऑक्साइड जो होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो खाने में आपका मिक्सअप नहीं होगा, तो वो खाना थोड़ी हद तक सुरक्षित रहता है।
ठीक है। तो उसी बर्तन में खाना बनाना चाहिए जिस बर्तन में एल्युमिनियम के उसी कंटेनर में खाना बनाना है जिसका क्या हुआ हो, एनोडाइजिंग हुआ हो। एनोडाइजिंग मीन्स उसके ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर डेवलप कर दी गई हो। ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो टर्म डिस्कस किया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड और सेकेंड वन इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम। शायद समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। बच्चों, वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है? ठीक है बच्चों, जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये मेटल ऑक्साइड, क्योंकि अगर कोई मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सॉल्युबल है देन दिस मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तो ये मेटल ऑक्साइड आपका किसमें चेंज हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो चलो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट्स विथ water react with water, cold water। Sodium and potassium react with cold water and the reaction is so violent। बच्चों, ये रिएक्शन काफी तेजी से होता है एंड एक्सोथर्मिक, that the evolve H2 gas catches fire। बच्चों, ये जो मेटल होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अगर आप इस मेटल्स को वाटर में डाल दोगे तो आप देखोगे सोडियम को अगर वाटर में डालोगे तो सोडियम उस वाटर में बहुत तेजी से वो चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के क्रम में उसमें आग लग जाती है। दैट्स व्हाई सोडियम और पोटेशियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। बच्चों, इस रिएक्शन को कभी भी आप अपने घर पे कोशिश मत करना। ये रिएक्शन सब लैब में लैब अटेंडेंट की मौजूदगी में होता है, क्योंकि ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है, इस प्रोसेस में काफी हीट निकलता है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को करने में आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है, सोडियम है, अगर आप इसको वाटर से, लिक्विड वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड प्लस इस प्रोसेस में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बच्चों, ये जो ऑक्साइड है ये तो वाटर में ही है, ये क्या करता है, यह ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, NaOH प्लस H2। ठीक है, इक्वेशन आपका बैलेंस है। ठीक है, सिमिलरली K प्लस H2O इट विल फॉर्म KOH प्लस H2। इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाइए, 2 हो गया, यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, 2K प्लस 2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस हाइड्रोजन है। बच्चों, इस प्रोसेस में काफी हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा दैट कैचेज फायर। दिस रिएक्शन इज वेरी वायलेंट। इस प्रोसेस में काफी हीट इवॉल्व होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, कुछ ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करते, जैसे कैल्शियम Ca प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बच्चों, ये पहले ऑक्साइड में चेंज होगा, वह ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा प्लस। ठीक है, ये लेस वायलेंट होता है, ये मोर वायलेंट होता है। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम Mg। बच्चों, अगर इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। बच्चों, यहाँ जो वाटर हमारा है ये कोल्ड वाटर नहीं है,
लेकिन यहाँ पर वाटर हमारा ये हॉट होना चाहिए, हॉट वाटर गर्म पानी से रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बच्चों बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहाँ 2 लगाना है। तो देखो मेटल्स का वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन है, कोई रिएक्शन काफी फास्टली होता है, कोई रिएक्शन काफी स्लो होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम फास्टली रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा। कैल्शियम देखो बच्चों ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये लेस वायलेंट होता है, उतनी तेजी से रिएक्शन नहीं होगा जितनी तेजी से सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम देखो बच्चों ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे में एल्युमिनियम और जिंक, ये हॉट वाटर से भी नहीं स्टीम ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है। तो उसका रिएक्शन क्या होगा हमारा, जैसे बच्चों एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं, ये स्टीम ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है। ये वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, यहाँ गैस के फॉर्म में है, और इससे रिएक्ट करके, क्योंकि यहाँ वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, अगर लिक्विड नहीं रहेगा तो हाइड्रोक्साइड में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बनेगा प्लस H2 गैस। ठीक है, सिमिलरली जिंक जो है अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। बच्चों ये हाइड्रोक्साइड में क्यों नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर जो हमारा मेटल था वह क्या था, मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया था। तो ध्यान रखना है कि अगर आप लिक्विड वाटर से मेटल का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन अगर मेटल का रिएक्शन स्टीम ऑफ वाटर से कराओगे, बच्चों ये स्टीम ऑफ वाटर है, तो आपका सिर्फ क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ 4 लगा लेते हैं, यहाँ 3 लगाते हैं। इक्वेशन नाउ बैलेंस। अब बच्चों जब भी आप रिएक्शन लिखना उसको बैलेंस कर देना। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो देखो मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन अलग अलग है। ठीक है, इस आधार पे आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। बच्चों कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, वो तो स्टीम ऑफ वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। Similarly बच्चों, the reaction of metal with acid, एसिड से मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, मेटल जो है वह एसिड से जब रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा ये, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, कैल्शियम प्लस H2SO4 क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन गैस का बबल्स जिसमें फास्टली अगर इवॉल्व हो रहा है, काफी तेजी से निकल रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, वो जो मेटल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप मैग्नीशियम के केस में अगर आप देखोगे, मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का बबल तेजी से निकलता है। तो इस तीनों में, इस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्युमिनियम और कैल्शियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। यहाँ 6 लगा लेना, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 3 लगा लो। ठीक है, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, इवन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन अगर आप किसी कंटेनर में अगर करा रहे हो और उस कंटेनर को अगर आप टच करोगे तो आपको गर्म महसूस होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर एसिड हमारा नाइट्रिक एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड, तब ये रिएक्शन नहीं होगा। बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तो ये रिएक्शन हो रहा है। बच्चों ये सब डाइल्यूट है, कैसे ये सब डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट एसिड आपको लेना है।
ठीक है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होगा, चलो इसको भी समझते हैं। बच्चों अगर आप मेटल का रिएक्शन, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, जिंक reacts with dilute HNO3, then H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। बच्चों इसमें H2 गैस नहीं इवॉल्व होगा। हियर HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज H2 into water and reduced itself into oxides of nitrogen। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाता है। चलो इस रिएक्शन को देखते हैं। बच्चों जैसे कॉपर है, अगर आप इसका HNO3 से रिएक्शन कराओगे, डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या बनाएगा, एक कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस में बच्चों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। ये हाइड्रोजन गैस किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2O में, और ये जो है रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, NO में रिड्यूस हो गया। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस होगा ये बच्चों, कॉपर नाइट्रेट बना लिया। ठीक है, H2O बना और NO। बच्चों यहाँ 8 ले लो, 6 हो गया, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका रिएक्शन आप जिंक से कराओगे बच्चों, या आयरन से पहले कराओ, Fe से HNO3 का रिएक्शन कराओगे, तो बनेगा क्या, FeNO3 होल ट्वाइस 4H2O प्लस NO। सिमिलरली ये भी आपका रिएक्शन ऐसे ही करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसका रिएक्शन अगर आप जिंक के साथ कराते हो, Zn प्लस HNO3, बच्चों ये सारे डाइल्यूट है आप, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, लेकिन ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, यानी कंसंट्रेटेड से थोड़ा सा कम, देन इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है बच्चों N2O बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। 8 और 2 10। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमने आपको क्या बताया था कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा। वो जो हाइड्रोजन गैस बनेगा उसको ये नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखने का एक बच्चों टेक्निक भी है, CU हु नो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा NO, द CNO हु नो, बच्चों Fe फेनो, और बच्चों N2O को हम लोग कौन गैस कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो इसको लाफिंग गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। Zn जिंदगी में हंसते रहो, N2O जिंदगी में हंसते रहो। तो किस मेटल के केस में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, इसको याद रखने का एक टेक्निक है। Zn मीन्स जिंदगी, N2 मीन्स लाफिंग गैस, सो जिंदगी में हंसते रहो, हु नो, फेनो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अच्छा
बच्चों अगर कहीं ऐसा लिखा हो Fe प्लस HNO3 इज इक्वल टू FeNO3 प्लस H2 गैस, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि Fe जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में। लेकिन यहाँ तो मैं हाइड्रोजन गैस बना रहा हूँ, तो इस केस में ये आप कंक्लूजन निकालोगे कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है ये ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट। इतना इसको डाइल्यूट कर दिया है कि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो खत्म हो गया है। ये क्या किया? ये हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। तो आपको ये कंक्लूजन रखना है कि दिस नाइट्रिक एसिड इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड, बट दिस नाइट्रिक एसिड इज नॉट सो मच डाइल्यूटेड। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में कंडीशन अगर चेंज करोगे तो प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर बना, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। कब हाइड्रोजन गैस बनेगा? जब हमारा एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। क्लियर? इसको बैलेंस कर लेते हैं या 2 लगा लेंगे, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। बच्चों मैं यहाँ पर एक टर्म डिस्कस कर रहा हूँ, एक्वा रिजिया। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रिजिया बच्चों क्या होता है? ये कॉन्क HCl और कॉन्क HNO3 का मिक्सचर होता है। बच्चों इसमें दोनों का रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है। कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3 का रेशियो अगर 3:1 है, मतलब अगर एक पार्ट आप HNO3 लेते हो और उसका ट्रिपल पार्ट क्या ले लो आप? HCl। मान लो अगर ये 100 ml लेते हो तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा? 300 ml, तभी ये रेशियो आपका मेंटेन हो पाएगा। तो इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा रिजिया कहते हैं। इसका यूज बच्चों ज्वेलर्स लोग करते हैं। ठीक है, इसमें गोल्ड, प्लेटिनम जैसे मेटल्स इसमें आसानी से क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वेलर्स को क्या करता है, अलग अलग डिजाइन के अलग अलग शेप के गहने बनाने होते हैं, तो ये लोग इस एक्वा रिजिया का यूज करते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टर्म आपको ध्यान में रखना है, एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड इट्स रेशियो इज 3:1। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और टर्म है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। बच्चों कुछ मेटल्स जो होते हैं दूसरे मेटल्स को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल, जैसे बच्चों अगर हम ले Zn प्लस CuSO4, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। बच्चों एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसमें हुआ क्या है? इसमें मोर रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव एटम को उसके सॉल्यूशन से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, जैसे Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा? FeSO4 प्लस C। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इससे क्या कंक्लूजन निकला? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये आपका इस हेडिंग के अंतर्गत आ गया। बच्चों ये सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है ये सब। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल का पोजीशन ऊपर होता है, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वह मेटल उसके अपने नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।